हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब एकदम बढ़िया होंगे, है ना। और आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएस पाठशाला में बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ रुचिका, रुचिका मैम। तो आपकी जो क्लासेस हैं, हिस्ट्री की क्लासेस, उसमें एक लेक्चर आपका भी डलना बाकी है ना। फिर वो थोड़ा आपका एक एंशंट वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कुछ कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं वो अलग से अगर पीडीएफ प्रोवाइड करानी है तो वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी आप बहुत सारे नए बच्चे जो हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिन बच्चों को जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है, नए बच्चों को मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये मेनली इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए अवेलेबल होने वाला है। क्योंकि जो उत्तराखंड की क्लासेस हैं, जो उत्तराखंड है मेनली वो हमें हिंदी मीडियम में मिलता है ना। जो कंटेंट है वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। बुक्स हमारी बहुत सारी जो है हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम का उसका ऐसा वर्जन हमें नहीं मिलता है, ठीक है। कोई अच्छे टीचर्स हमको नहीं मिल पाते हैं, क्वालिटी कंटेंट हमें नहीं मिल पाता है। तो आप सबका जो ये इतने सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है वो इस यूट्यूब चैनल से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी आपको डाउट्स हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के, वो कंटेंट यहाँ से आपको डिलीवर करा जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो आप जो है सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए, है ना। लाइक करना ना भूले। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अपर पीसेस का जो हम पेपर है उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो नए बच्चे जो हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हम जो है अभी जो लेटेस्ट वर्जन है यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी, ठीक है। आपको पता है कि ये दो जो बॉडी हैं, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी, ये दो जो बॉडी है मेनली एग्जाम कंडक्ट करती हैं, ठीक है, इन हमारे उत्तराखंड के अंदर, है ना। चाहे वो ग्रुप सी का हो, बी का हो, ए का हो, ठीक है। तो उन सबके एग्जाम जो है ये दो बॉडीज कंडक्ट करती हैं। तो इन दोनों बॉडीज का हमें अगर क्रैक करना है एग्जाम, ठीक है, चाहे वो अपर पीसेस हो, लोअर पीसेस हो, ठीक है, ठीक है, और चाहे वीडियो हो, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल हो, ठीक है, जितने भी पटवारी, लेखपाल, जितने भी जो ग्रुप सी वाले एग्जाम्स हैं, तो आपको इन सब एग्जाम्स का तैयारी अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो बॉडीज हैं किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पूछती हैं, ठीक है। लोग कह देते हैं ठीक है आप हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, है ना, आप उत्तराखंड पढ़िए 40 मार्क्स की, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं जब आपको ट्रेंड नहीं देखेंगे आप, है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि ये बॉडीज क्वेश्चंस पूछ कैसे रही है, तो हम फिर हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें कमी आ जाती है। पढ़ते हैं बहुत सारा है पर उसमें से क्वेश्चंस नहीं आता है, तो फिर हमारी प्रिपरेशन में कमी हो जाती है फिर, है ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब भी इनका एग्जाम आए, चाहे अभी वीडियो का आ रहा है, तो हमें इनके क्वेश्चन एनालाइज करना है। मतलब कि आप देखिए कि रोड मैप क्या है हमारे पास, किस तरीके से हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीसीएस का मान लेती हूँ मैं, ठीक है, पीसीएस का। तो मुझे पीसीएस के एग्जाम्स के लिए सबसे पहले मेरे पास सिलेबस होना चाहिए, ठीक है, मेरे पास सिलेबस होना चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो। सबसे पहले हम प्रीलिम्स का देखते हैं। उस सिलेबस के बाद वो तो चलो ठीक है, एक महासागर है सिलेबस जो है, उसमें तो इतना सारा लिखा होगा हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, एंशिएंट, मिडिवल, उसके बाद फिर पॉलिटी में आप जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, और फिर उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मेंशन करा है। इकोनॉमी में आ जाएंगे तो इकोनॉमी उन्होंने इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है, और फिर इकोनॉमिक सर्वे, बजट, और फिर उसमें भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है। फिर आप नेक्स्ट ज्योग्राफी पे जाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो एक तरह से ये तो महासागर है पूरे इस सिलेबस का। तो हमें इस महासागर में से भी किस तरीके से पढ़ना है वो हमको कैसे पता चलेगा, उनका जो माइंड सेट है हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से वो किस तरीके कैसे क्वेश्चन वो पुट ऑन कर सकता है, वो हमें पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनसे ही हमें इनका माइंडसेट पता चलेगा, वो भी लेटेस्ट वाले, ठीक है, जो लेटेस्ट वाले हैं। जैसे मान लीजिए अभी 2025 में कांस्टेबल का पेपर हुआ है, तो उससे आप यूके ट्रिपल एससी का माइंडसेट पता कर सकते हैं कि वो किस तरह के क्वेश्चन अब आगे वाले एग्जाम में पूछने वाला है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो में आप देखिए ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जैसे उन्होंने कांस्टेबल में पूछे,
आप देख लीजिएगा, ट्रेंड देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आप मैच करेंगे, जब मैं लेके आऊंगी, जब वीडियो का एग्जाम हो जाएगा उसका भी मैं क्वेश्चन पेपर एनालाइज करवाऊंगी, और फिर हम कांस्टेबल का भी देखेंगे किस तरीके का उनका 2025 में माइंडसेट रह रहा है ना। तो पीसीएस के लिए हम इसलिए उनका माइंडसेट देखने के लिए ये जो सीरीज है इसको हम अब चलाने वाले हैं। मतलब हम 2025 से 2025 से जितने भी पीछे की साइड में हम जाएंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस पेपर उन्होंने अब तक करे हैं, चाहे आर ओ या आर हो जो भी हैं, ठीक है, 2024 में जो हुए होंगे, 2023 में जो हुए हैं, तो उन सब का एनालाइज करेंगे। जो नए बच्चे हैं, स्पेशली पुराने हैं, आप भी कर सकते हैं, है ना बच्चों, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम निकालना है हमें। तो एग्जाम निकालने के लिए हमें जो क्वेश्चंस हैं उन्हें माइंडसेट जो है हमें वो पता करना है, ठीक है। अगर मिनरल्स लिखा है तो किस तरीके के कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर वो मिनरल्स में कहाँ, मतलब सोर्स क्या हो सकती है। फिर जैसे मैंने आपको अब तक क्वेश्चन कराए हैं 1 to 25, ठीक है, इसमें मेनली ज्योग्राफी का सेक्शन इसमें था, ठीक है। तो मैंने देखा कि इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी से ही सॉल्व हो जा रहे हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, भर भर के बुक्स पढ़ ली है, सविंदर सिंह पढ़ ली है, मे बी आपने तो नाम भी नहीं उनका सुना भी होगा बहुत बच्चों ने, ठीक है, ज्योग्राफी की होती है वो, माजिद हुसैन आपने पढ़ ली है ना। तो क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी से, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक छोटी सा सोर्स 6 to 12 पढ़ने से ही हम क्वेश्चंस लगा दे रहे हैं ज्योग्राफी के स्पेशल, है ना। चलिए फिर अब हम इसी तरीके से ज्योग्राफी का अगर माइंडसेट ये पता चल रहा है कि उसके कौन सा सोर्स फॉलो करने से हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो अब हम आगे क्वेश्चन भी हम लगा पाएंगे कि हमें हमारे कौन से सटीक सोर्सेज जो हैं हो सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज उसको ही मल्टीपल वाइज हमको रिवाइज करना है। चलिए तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी नए हैं, आप पहले फर्स्ट इसका लेक्चर अपलोड हो गया, वो देख सकते हैं 1 to 25 उसमें क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत डिटेल तरीके से कराए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए इसमें सेंसस 2011 उन्होंने बोला है। आपको पता है अभी ये सेंसस 10 साल में होता है, ठीक है, 10 ईयर्स में होता है एवरी डिकेड। 2021 में इसको होना था, ठीक है, लेकिन ये नहीं हुआ, ठीक है, कोविड की वजह से, ड्यू टू कोरोना वायरस, सबको पता है। तो अब देखते हैं ये कब होता है। फिलहाल तो 2011 ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मैं एक लेक्चर ले आऊँगी, 2011 से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछते ही हैं ये, चाहे वो उत्तराखंड हो, ठीक है, या फिर इंडिया का हो, ठीक है, तो वो हम लेक्चर ले आएंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड इज करेक्ट बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में बताना है हमें, क्या, सेक्स रेशो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, ठीक है, मतलब कि जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशो है, ठीक है, वो हमें इसमें बताना है कि 1000 बॉयज़ पे कितनी जो है गर्ल्स रहती हैं, ठीक है, वुमेन्स रहती हैं, ये होता है हमारा सेक्स रेशो। तो सबसे ज़्यादा जो है इनमें से ऑप्शन वाइज अगर मैं बताऊँ आपको, तो सबसे ज़्यादा होती है अल्मोड़ा में, ठीक है, सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में, तो 2 ऑप्शन में मुझे दिख रही है अल्मोड़ा, ठीक है। तो सेकेंड जो है, सेकेंड आती है रुद्रप्रयाग में, ठीक है, सेकेंड है रुद्रप्रयाग में, तो सिर्फ ऑप्शन ए ही है जिसमें रुद्रप्रयाग सेकेंड नंबर पे है। तो इसका आप ऑर्डर लिख लीजिए, ठीक है, अल्मोड़ा में आपको मिलेगा, ठीक है, अल्मोड़ा में है 1142, ठीक है, इतनी जो है गर्ल्स हैं, ठीक है, पर 1000 बॉयज में। फिर नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 1120। फिर नेक्स्ट है टीडी गढ़वाल, ठीक है, टीडी गढ़वाल, इसमें आपको मिल जाएगा 1078, और हरिद्वार में आपको मिलेगा 878, ठीक है, 879। तो ये हरिद्वार में तो बहुत कम है, ठीक है, देखा जाए तो, ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड हमें बताना है, तो कौन सा इसमें से गलत है, ठीक है। सबसे पहले इसको हाईलाइट कर दो, जब भी ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं आप पेपर में तो ब्लैक पेंसिल से गोला मार दो, नॉट करेक्ट, क्योंकि हम कभी कभी इसी में ही क्वेश्चन गलत कर देते हैं।
ठीक है, तो देखिए मिनरल्स, डोलोमाइट जो है वो देहरादून एंड पिथौरागढ़ में मिलता है, यस करेक्ट है। ठीक है, सेकंड है सोप स्टोन, ठीक है, कहाँ से मिलता है, चमोली एंड बागेश्वर, ये भी करेक्ट है। ठीक है, थर्ड है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है अल्मोड़ा नैनीताल में मिलता है, यस। नेक्स्ट सिलिका सैंड, सिलिका सैंड क्या पौड़ीगढ़ वाले मिलता है, नहीं, नो। ठीक है, कहाँ पे मिलता है, देहरादून एंड पिथौरागढ़, ठीक है, देहरादून एंड पिथौरागढ़, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन तो परीक्षा वाणी से हम कर सकते हैं, अगर बहुत अच्छे से हमने इसको परीक्षा वाणी को पढ़ा है, पर बहुत टाइम होता है कि हम हिंदी में होती है वो, और हमें मिनरल्स हमने पढ़े इंग्लिश में होते हैं, तो ठीक है, तो हम उसको इंग्लिश मिनरल्स वाला जो चैप्टर है जब हम पढ़ेंगे उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, मैप के थ्रू पढ़ेंगे, मैप बना बना के, क्योंकि हमारी आदत होती है मैप बना के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है ना, तो ऐसे करके हम मैप बनाएंगे, फिर वहां पे मिनरल्स को मेंशन करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हरिद्वार है, ठीक है, देहरादून, उत्तरकाशी, ठीक है, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, ऐसे करके हम जो है मैप बना के इसको याद करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ये क्वेश्चन हमारे, ठीक है, टाइम हमें कम लगे, अरे चलो चलो, हाँ ठीक है, विजिबल है, दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए तो 28 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, आपके पास भी ऐसे प्रिंटेबल क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर प्रिंटेबल फॉर्म में ही होना चाहिए, ताकि क्योंकि पीडीएफ तो खो जाती है, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको कुछ भी करेक्ट करना है तो आप क्वेश्चन मतलब पीडीएफ, मुझे लगता है कि हार्ड फॉर्म में होना ही चाहिए, ठीक है, हार्ड कॉपी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग सेंट्रल मिनिस्ट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन सिविल राइट्स रूल 1977, ठीक है। चलिए 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से हमें क्या बताना है कि कौन सी सेंट्रल मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स रूल, मतलब कि जो हमारे सिविल राइट्स रूल्स हैं 1977 में ये आए थे, तो उसमें से कौन सी सेंट्रल मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है इनको इम्प्लीमेंटेशन करने में। अब मान लीजिए आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में पढ़ रहे हैं, तो इतना 2 घंटे का प्रेशर जो हमारे ऊपर होता है, तो उसमें हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, एक तो सेंट्रल मिनिस्ट्री हमें बतानी है, ठीक है, सेंट्रल मिनिस्ट्री हमें बतानी है सेंट्रल लेवल पे, और कौन क्या इंप्लीमेंट करना है हमें, सिविल राइट्स रूल्स, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिविल राइट्स कौन से राइट्स होते हैं, ठीक है, तो सिविल राइट्स कौन से हुए, जो जनरल ही लोगों के लिए रूल्स होते हैं, सिविल राइट्स, है ना। तो इसमें से चलिए हम थोड़ा एलिमिनेशन मेथड भी लगाते हैं, थोड़ा सा कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन पेपर एग्जाम में बैठे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, होम मिनिस्ट्री जो है, होम मिनिस्ट्री जो है ये तो इम्पोर्टेंट बॉडी है, इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री, तो ये तो होगी होगी सिविल राइट्स को, क्योंकि जो ह्यूमन राइट कमीशन भी है उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन रहता है होम मिनिस्ट्री का, तो इसको तो आप मान के चलिए कि ये होगी, ठीक है, 1 तो है, करेक्ट है, तो इसमें से अब डी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। आप देखिए 1 से ABC में है। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि अगर सिविल राइट्स की बात हो रही है तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट तो मेन है, यही तो है सिविल राइट्स, और क्या होता है, सोशल राइट्स होते हैं हमारे, है ना, हमारे जो सोशल राइट्स हो गए, और ये एक तो आपको पता है ना क्रिमिनल, ये सिविल राइट्स कौन कौन से होते हैं जो सोशल ही होते हैं लोगों के, तो सेकंड भी है, ठीक है, तो सेकंड हमको यहाँ सब में मिल रहा है, ठीक है, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, अब यहाँ इन दो मिनिस्ट्री में कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि आप देखिए सारी तो नहीं है ऑप्शंस में, ये भी नहीं है 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव कहीं नहीं लिखा है, एक तो एलिमिनेट हमें करना ही है इनमें से। तो आप ये देखिए जो माइनॉरिटी अफेयर्स है या फिर ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, माइनॉरिटी का मतलब क्या हुआ, जो
जो माइनॉरिटीज होती हैं ना, जैसे वुमेन्स हो गए, जो वो अल्पसंख्यक जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, वुमेन्स हो गए, SC STs हो गए, है ना, और जो ट्राइबल्स हो गए, ट्राइबल अफेयर्स के हो गए, जो ट्राइबल एरिया जो होता है, जहाँ पे जो ट्राइबल एरिया होते हैं वहाँ के जो रूल्स रूल्स और कुछ भी इम्प्लीमेंट करना होता है, तो वो ट्राइबल अफेयर ये मिनिस्ट्री देखती है मेनली, है ना। जो हमने पढ़ा था इससे पहले क्वेश्चन PVT वाला, है ना, PVT वाला जो वन रावत वाले जो एक ऑप्शन था, ठीक है, वर्नेबल ट्राइब्स होती है, तो सिविल राइट्स यहाँ पे तो ज़रूर इम्प्लीमेंट होंगी। जो ट्राइबल अफेयर वाला होता है, जो ट्राइबल एरिया होता है, वहाँ पे भी तो सिविल राइट्स कहीं ना कहीं हमें इम्प्लीमेंट करने हैं गवर्नमेंट को, बिल्कुल आइसोलेट तो नहीं छोड़ सकते। जो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, जैसे अंडमान निकोबार हो गए, वो तो अलग है, ठीक है, वहाँ पे वो अनटच्ड वाला एरिया होगा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट थोड़ा अप्रोच कर रही है कि हम किस तरीके से फैमिलियर हो उन ट्राइबल एरिया से, तो इसको तो आंसर होना ही है, ठीक है। तो अगर इसे आंसर होना है तो ऑप्शन 4, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन C हमें दिख रहा है जहाँ पे ये ऑप्शन है, ठीक है, तो इस तरीके से आप माइनॉरिटी अफेयर वाला एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे करके आप करेक्ट आंसर पे भी पहुंच सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन इसका C हो जाएगा 1, 2 और 4, ठीक है। माइनॉरिटी अफेयर जो है वो इसका आंसर नहीं है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज क्रोनोलॉजिकली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू राइट टू सर्विस एक्ट, ठीक है, राइट टू सर्विस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकली लगाना है कि ये जब सर्विस एक्ट आया था फिर उसके बाद कौन कौन सी जो स्टेट हैं उन्होंने इसको वेरीफाइड किया, मतलब इस एक्ट को एक तरह से लेके आए, है ना। तो इसमें सबसे पहले पंजाब आता है, ठीक है, पंजाब आता है 2011 के आसपास इन्होंने करा था, ठीक है, फिर असम आता है 2012 के आसपास, महाराष्ट्र अप्रॉक्स 2015 या ऐसे ईयर है उसका। तो ऑप्शन इसमें कौन सा जा रहा है फिर, ठीक है, गुजरात बाद में आया था, ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र से पहले है उसका जो ईयर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर कि 1, 2, 4, 3 इज अ करेक्ट सीक्वेंस। जो यूके PSC है उन्होंने इसका आंसर ए ही दिया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 30, ठीक है, 30वां क्वेश्चन जो है 30, पंचमृत जो है वो टारगेट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने ग्लासगो में बोला था, ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड है पंचमृत, ठीक है। तो पंचमृत हम बहुत हमारे हिंदू धर्म में तो इसको बड़ा ही शुभ मानते हैं पंचमृत को, ठीक है, तो वही उन्होंने वहां बोल दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसे इन्होंने COP26 जो था उसमें, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसे, 26 वाले जो ग्लासगो में हुआ था उसमें उन्होंने पंचमृत का जिक्र किया है। तो वो जो टारगेट उन्होंने दिया था, अनाउंस किया था, वो किससे रिलेटेड था, क्लाइमेट चेंज से, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से। तो चलिए तो मैं आपको फटाफट से वो जो पंचमृत है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से होते हैं। चलिए फिर, तो सबसे पहले आप देखिए, ठीक है, सबसे पहला जो उनका था पंचमृत में कि हम नेट जीरो करेंगे, ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, कब तक, 2070 तक, ठीक है, 2070 तक। फिर सेकेंड उनका जो था वो था कि 50% एनर्जी जो है, 50% एनर्जी हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी से हम बनाएंगे, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज आपको पता ही है, सन हो गया जैसे, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज से, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज से कब तक, बाय 2030 तक, ठीक है, बाय 2030 तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे हम रखेंगे तीसरा उन्होंने पंचमृत में दिया था कि जो 500 गीगावाट एनर्जी है, ठीक है, 500 गीगावाट जो एनर्जी है हम वो नॉन फॉसिल, ठीक है, नॉन फॉसिल, ठीक है, नॉन फॉसिल से हम फ्यूल बेस्ड हमारी रहेगी। नॉन फॉसिल फ्यूल आप समझ रहे हैं जिसमें से जो क्लाइमेट के लिए हार्म नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जो हाइड्रोजन से रिलेटेड या फ्यूल सेल जो आपने सुना होगा, है ना, नॉन फॉसिल फ्यूल, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो रहती है ना वो, तो बेस्ड एनर्जी हम यूज करेंगे
ठीक है, बेस्ड एनर्जी जो है हम यूज करेंगे कब तक, बाय 2030 तक, ठीक है, वो 500 गीगावाट होगी। चौथा पंचामृत हम जो इन्होंने दिया था वो था कि हम रिड्यूस कर देंगे कार्बन इंटेंसिटी को, ठीक है, कार्बन इंटेंसिटी को, ठीक है, इकोनॉमी में से, ठीक है, टू इकोनॉमी में, ठीक है, टू लेस देन कितना, कितना इंटेंसिटी हम कम करेंगे, 45%, ठीक है, 45% बाय 2030, ठीक है। तो ये 2030 2070 आपको याद रखना है, ठीक है। और लास्ट पंच अमृत उन्होंने दिया है वो ये दिया था, ठीक है, 3 4 हो गए हैं, ठीक है, रिडक्शन ऑफ प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन, कब तक, बाय 2030, ठीक है। मतलब हम रिडक्शन करेंगे जो हमारा प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है उसको 1 बिलियन टन तक, ठीक है, 2030 तक। तो ये जो 5 अमृत जो है मोदी ने दिए हैं, ये आपको पता भी होना चाहिए, इनसे ही क्वेश्चन जो है आपका फ्रेम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के एग्जाम में मे भी फ्रेम हो जाएगा यूपी ट्रिपल एससी इंटरेस्टेड, ठीक है। तो कॉप वाला तो हमें जो एरिया है उसे नहीं छोड़ना है। आपको पता है ये 3 टाइप की कॉप्स होती है, डिजर्टिफिकेशन को लेके, बायोडाइवर्सिटी और एक क्लाइमेट चेंज, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, 31 आर्टिकल 66 जो है उसमें से कौन पार्टिसिपेट करता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, है ना। तो पॉलिटी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो बच्चे पॉलिटी जिन्होंने पढ़ा भी होगा, बेसिक्स पॉलिटी वाला ही पढ़ा होगा, वो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट में आपको पता है एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री जो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव होते हैं स्टेट के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट के उसमें करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में नहीं करते हैं। तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर, ठीक है, स्टेट नहीं करते, ये कैंसिल हो जाएगा। ओनली राज्यसभा नो ही, ओनली लोकसभा नहीं, वाइस प्रेसिडेंट सबके हैं, तो सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट्स करते हैं, मतलब बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा के एमपीज जो हैं करते हैं। चलिए तो 32 वाला क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे आते हैं। अप्रैल 2025 में, ठीक है, इन्होंने जो है ना अप्रैल 2025 के बहुत क्वेश्चन करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन पूछ लिए। एग्जाम था जून में, क्वेश्चन करंट अफेयर्स आ गया अप्रैल का, मई जून, मतलब आप देख के चलिए 2 महीने पहले के करंट अफेयर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अप्रैल 2025 इज नॉट अ पार्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन, मतलब इंडिया जो है किसका इनमें से कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन कमीशन का पार्टी नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमको पता है, साइट्स के तो है, ठीक है, इसकी है, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब बच्चे ये दोनों, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। तो इसका आंसर जो है आप हेरिटेज कन्वेंशन होना, ठीक है, ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन आना चाहिए, तो आंसर इज सी, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन। फिर भी अगर आपने थोड़ा सा भी जनरल पेपर दिया होगा या फिर आप पेपर लगाएं, तो थोड़ा सा अगर आप 50-50 भी अगर आप पहुंच पा रहे हैं, दो ऑप्शन को एलिमिनेट करते, तो आपके चांसेस है कि 50% आपका आंसर सही हो जाए। आपको इन ऐसे ही करेक्ट आंसर पे पहुंचना पड़ता है, तभी आपकी कट ऑफ प्रीलिम्स ही क्लियर हो पाती है। हर किसी को पूरे आंसर नहीं आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। आपको कम से कम इतने क्वेश्चंस लगा देने होते हैं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से बैठ जाए कि आप करेक्ट आंसर तक एलिमिनेट कर करके पहुंच जाए, ठीक है। जो जितने भी प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, किसी को अंदाजा नहीं होता है कि वो जो पेपर दे रहे होते हैं सिर्फ 40 क्वेश्चन ही वो करेक्ट कर पाते हैं 100 में से, बाकी सब एलिमिनेशन मेथड का ही रोल होता है, ठीक है, जिसमें उन्हें कट ऑफ उनकी डिसाइड होती है कि वो कट ऑफ तक पहुंचेंगे, रिस्क लेना पड़ता है जिसमें, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर करके ही आएगा।
चलिए 33 क्वेश्चन देखते हैं। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? बहुत इजी है ये तो, है ना, जीएसटी से रिलेटेड है ये, ठीक है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बाकी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो है वो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है, 2019 में आया था ये, ठीक है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आपका 2 बार अमेंड हुआ है, ठीक है। एक बार तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर नेक्स्ट है 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये 2001 और ये 2003, ठीक है। फिर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये मेरा 51st, ठीक है। इससे क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, ठीक है। 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से रिलेटेड है, ठीक है। जीएसटी 101। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34th क्वेश्चन। 21 एशियान इंडिया समिट जो है कहाँ पे हुई है, ठीक है। तो कहाँ पे हुई है, सीधा सीधा आंसर लगाइए, लाओस, ठीक है। लाओस में हुई है, ठीक है। वेटियन के अंदर, ठीक है। वेटियन के अंदर, वियतनाम नहीं है वो, वेटियन है, ठीक है। वहां पे हुई है लाओस के वेटियन के अंदर, ठीक है। चलिए तो अब 35th क्वेश्चन देखते हैं। 35th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। चलिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप करेक्ट आंसर पहुंच जाएंगे। नॉट पूछा है, ठीक है, कि राइट टू फ्रीडम जो है सबको पता है आर्टिकल 19 में आता है। उन्होंने पूछा 19 क्लॉज 1 के अंदर कौन सा नहीं आता है, कौन सा राइट नहीं आता है। तो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 6 जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं ये हमारा आर्टिकल 16 में आता है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 16। तो ये फर्स्ट तो आप एलिमिनेट कर दीजिए एकदम। भाई जहां आपने फर्स्ट एलिमिनेट किया आप तो सीधा सीधा आंसर पे पहुंच गए हैं 4, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। अच्छा नॉट पूछा है उन्होंने ना, ठीक है ठीक है ठीक है, नॉट पूछा है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। नॉट पूछा उन्होंने तो फर्स्ट तो है, ठीक है, फर्स्ट है हमारा, ठीक है। 4th एलिमिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं राइट टू असेंबल पीसफुली, ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये तो आता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, ठीक है। हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, ये भी इसका करेक्ट है, ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यस, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सिर्फ ऑप्शन ए, ओनली 1 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए तो 36 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 36 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कौन से कमीशन ने दी थी, ठीक है। बहुत इजी है ये, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया था, ठीक है। किसमें? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976 में। उस टाइम पे कमेटी बिठाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो इनसे जो है हमने अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको हम लेके आए थे 51 क्लॉज ए के अंदर, ठीक है। चलिए 37th क्वेश्चन देखते हैं अब। 37 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, ठीक है। लोकपाल से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, पूछता ही है आयोग। तो ये वाला टॉपिक भी उसमें उन्होंने मेंशन भी कर रखा है सिलेबस में, लोकपाल एंड लोकायुक्त स्पेशल। अब उनसे कैसे क्वेश्चन पूछा उन्होंने, स्टेटमेंट बेस्ड। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त जो है एक्ट 2013 से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी है। सबसे पहला जो सिलेक्शन कमेटी है लोकपाल की, वो जो कंसिस्ट होती है, जो सिलेक्शन कमेटी बनती है, उस कमेटी के चेयरपर्सन जो है वो राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, चेयरपर्सन, ठीक है। किसको रखते हैं? वो जो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है उसको वो कंसिस्ट करते हैं,
ठीक है। सेकेंड उन्होंने पूछा है कि इट शैल बी अप्लाई टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, मतलब जो इंडियन पब्लिक सर्वेंट होते हैं, आईएएस है ना, आईएफएस, ये सब इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स आते हैं, तो ये जो इंडिया के अंदर है और इंडिया के जो बाहर है उन पे भी ये लागू होगा क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो ये तो बहुत ही जेन्युइन सा लग रहा है कि अगर लोकपाल एंड लोकायुक्त बनाया है तो उसमें जो सिविल सर्वेंट्स होंगे इन पे तो ये लागू होगा ही ना, उनके लिए ही है ये, वो लोग करप्शन ना करें, ठीक है, अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करें, तो ऑप्शन सेकंड तो होना चाहिए। ठीक है, इट्स अ करेक्ट आंसर, इट्स अ करेक्ट। फर्स्ट में डाउट है कि क्या सिलेक्शन कमेटी जो होती है लोकपाल की, उसमें चेयरपर्सन होता है क्या राज्यसभा का, तो चेयरपर्सन कौन होता है राज्यसभा का, आपको पता होना चाहिए। चेयरपर्सन होता है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वही चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, है ना, तो वो नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठेंगे, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर हो गए वो बैठते हैं, और स्पीकर होते हैं लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर बैठते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी का जो होता है, किसका होगा, लोकसभा का जो होगा, वो बैठता है एक सिलेक्शन कमेटी में। और उसके बाद फिर हमारा जो सीजेआई होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, ठीक है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई भी नॉमिनेटेड पर्सन जो ये नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, वो इसमें बैठते हैं। और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होती है, ठीक है, एमिनेंट ज्यूरिस्ट इनके साथ बैठते हैं, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली बताने के लिए, पर मेन ये लोग हैं, ठीक है, ये दीज आर द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज। तो इसमें कहीं कहीं भी दूर दूर तक चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा का जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब 38 क्वेश्चन पे आते हैं। जो द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज अबाउट एशियन अकाउंटिंग फॉर इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इन 2023 एंड 24, इनमें से करेक्ट परसेंटेज बतानी है हमें एशियन की। ठीक है, इंडिया के साथ जो उनका ट्रेड रहा है, ग्लोबल ट्रेड रहा है, उसमें कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो एशियन के साथ उनका, आपको ये सीधा सीधा आंसर पता होना चाहिए कि 11% जो है इंडिया के साथ उनका एक ट्रेड है। क्यों पूछा उन्होंने क्वेश्चन, क्योंकि जो एशियन है वो 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है इंडिया के साथ, ठीक है, आफ्टर यूरोपियन यूनियन, यूएसए और चाइना के बाद। ठीक है, इन तीनों के बाद ये 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। ठीक है, किस किस के बाद, यूरोपियन यूनियन, यूएसए एंड चाइना के बाद चौथा नंबर जो है एशियन का ही आता है। तो हमें अब हम देखिए, जब भी हम रैंकिंग पढ़े तो कम से कम 4 पोजीशन हमें पढ़नी है ना, वो 4 पोजीशन हमें पढ़नी है फॉर सेफर साइड। सेफर साइड के देखिए आई गया क्वेश्चन। 39 पे आते हैं, विच ऑफ द अंडर आर्टिकल 32, बहुत 32 आर्टिकल तो बहुत ही फेमस है, पर इन्होंने क्वेश्चन देखिए कितना ट्रिकी पूछ लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सही बोलना चाहूंगी। आर्टिकल 32 जो है, इन कौन से केस में विलफुल नॉन कंप्लायंस विद कोर्ट ऑर्डर वाज डिक्लेयर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर तहत बोल सकते हैं कि किस केस में, ठीक है, कौन सा वो केस था इनमें से जो नीचे लिखे हुए हैं, उसमें बोला था कि विलफुल नॉन कंप्लायंस। ठीक है, जो विलफुल नॉन कंप्लायंस है उसमें कोर्ट के ऑर्डर जब आए थे तो उसमें डिक्लेयर किया था इसे एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसको डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये वाले जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इसको हम पॉलिटी की क्लास में डील करते हैं, है ना, थोड़े से लेंथी टॉपिक्स ये रहते हैं, समझने वाले टॉपिक्स रहते हैं। यहाँ पे अगर मैं समझाने आऊँगी तो हमारी फिर ये वीडियो बहुत लॉन्ग चली जाएगी, इसका पर्पस थोड़ा सा हो जाएगा, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसमें कोर्ट के अगेंस्ट पे मतलब अगर होता है तो उसमें, ठीक है, विलफुल ऑफ नॉन कंप्लायंस को जो है इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो कौन सा वो, क्योंकि आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट है तो उससे जितनी भी जजमेंट आई है वो हमें पढ़नी है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि हम कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे, पर 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसकी जो जजमेंट्स हैं, जो केसेस रहे हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो आंसर इज बी, ML सचदेव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूके PSC बोल रहा है कि सिर्फ आर्टिकल 32 याद नहीं करना है, इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
इज अ रेमेडी ऑफ द राइट्स। सिर्फ यही याद नहीं करना है हमें, हमें ये भी याद करना है कि उससे अगर रिलेटेड कोई जजमेंट है, कोई केस अगर रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग वो दिख रहा है क्या आप लिमिटेड ज्ञान लेके ही पढ़ रहे हैं या फिर थोड़ा सा आप अपने जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ा भी रहे हैं। चलिए तो 40 क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट, इनकरेक्ट बताना है इसमें हमें। ठीक है, अबाउट इंडिया डिसआर्मेंट पॉलिसी इन रिसेंट डिकेड। ठीक है, डिसआर्मेंट पॉलिसी, ठीक है, जो हमारी न्यूक्लियर वेपन्स रहते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जो हार्म कर सकते हैं, तो उसमें जो हम धीरे धीरे उसमें कमी लेके आए, तो वो डिसआर्मेंट पॉलिसी इंडिया की अब तक 10 साल मतलब डिकेड्स में पूछ रहे हैं वो। ठीक है, अब तक बीते साल में क्या रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि इंडिया जो है वो पार्टी था ऑल 5 प्रोटोकॉल्स जो CCW ने लेके आई थी। अब देखिए इस क्वेश्चन को भाई वही बच्चा सॉल्व कर सकता है, वरना तो आधे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे जिसको इनकी थोड़ा सा भी इनकी बारे में आपको पता होगा, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए केमिकल वेपन कन्वेंशन इसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, केमिकल वेपन कन्वेंशन, CCW, कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन, ये केमिकल वेपन। ठीक है, ठीक है, कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन। ठीक है, क्या इंडिया इज अ पार्टी ऑफ ऑल 5 प्रोटोकॉल जो कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन जो है वो लेके आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इंडिया डजंट सपोर्ट नेगोशिएशन इन द CD और FMPT। ठीक है, तो FMCT, ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखिए आप क्या होता है। ठीक है, तो फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी इन कन्वेंशन ऑन डिसआर्मेंट। ठीक है, फिजिल मटेरियल कट ऑफ, ठीक है, ट्रीटी, कट ऑफ ट्रीटी। ठीक है, CD क्या है इसमें, ठीक है, CD क्या है, कहाँ पे लिखे, स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मेंट। ठीक है, तो क्या इंडिया ने डजंट सपोर्ट, क्या इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया था जो नेगोशिएशन हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मेंट का, कहाँ पे, फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी से रिलेटेड। ठीक है, क्या इंडिया पार्टी है CWC का कन्वेंशन ऑफ, ठीक है, कन्वेंशन, सॉरी, केमिकल वेपन, ठीक, केमिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन का क्या पार्टी है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द CTBT। ठीक है, CTBT इसका CTBT क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। देखिए भाई इससे हमें ये देखें आप कि हमें इन बॉडीज के बारे में भी, इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अगर ये न्यूज़ में है, कहीं ना कहीं ये चीज़ न्यूज़ में रही है ना, तो तभी जाके ये क्वेश्चन जो है पुट ऑन होते हैं। तो इसका आंसर आप सीधा सीधा लगाइए ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है, इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया था नेगोशिएशन इन द CD एंड FMCT। ठीक है, फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी इन कन्वेंशनल ऑन डिसआर्मेंट। चलिए तो 41 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइट टू एजुकेशन एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी हैं, उनको हमें बताना है। सबसे पहला है कि अचीव करना चाहते थे एम्स एजुकेशन फॉर ऑल, यस, ठीक है, यही हमारा एम था कि सबको एजुकेशन मिले। फिर सेकंड है
कि जो अर्लियर प्रोविजन था वो तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमें देना है पार्ट 4 के अंदर, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यस, ठीक है। कई फंडामेंटल राइट्स बना था आफ्टर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नोट 86, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसका रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग तो इनका फेवरेट है, अब तक चलता आ रहा है नीति आयोग, सबको पता है 2015 है ना। मैंने तो अपनी इकोनॉमी वाली क्लासेस में 2015 इतने बार रटवा दिया है बच्चों को कि सीधा सीधा आप ये जो पहला ऑप्शन है इसको ही एलिमिनेट कर देना चाहिए, 2015, ठीक है। अभी कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन नीति आयोग से उन्होंने पूछा है, सेम 2015, उसमें भी उसका आंसर यही था, ठीक है। तो सीधा सीधा आप फर्स्ट तो एलिमिनेट कर दीजिए हर जगह से, ठीक है। सेकंड करेक्ट है, अगर सेकंड है तो ठीक है। इट वाज क्रिएटेड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, हाँ यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन से ही इसको क्रिएट किया था। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो चेयरमैन होता है नीति आयोग की, सबको पता है भाई, प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन। तो सी इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। 43 क्वेश्चन देखते हैं, द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज फिक्स्ड अप टू 50%। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सीधा पूछ लिया, ठीक है। पॉलिटी के तो मेरे को बहुत ऐसे हार्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन मेरे को थोड़ा टफ लगा था जिसमें आर्टिकल 52 वाला उन्होंने पूछा था, केस वाला पूछ लिया, वो उनका ट्रिकी क्वेश्चन था, बाकी तो ईजी है, ठीक है। आप मोस्टली क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, 98% तक आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो फिक्स्ड है अप टू 15% टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, ठीक है। बहुत इजी है, सीधा सीधा इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए, ठीक है। जो मैंने वो उन्होंने ऊपर वाले ऑप्शन में दे रखा था वो सीधा सीधा यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए 94th, ठीक है, तो 86 बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। बाकी हाँ 74 जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, पंचायत में जो म्युनिसिपल, ठीक है, पंचायती वाला तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 74th वाला है म्युनिसिपल से रिलेटेड, ठीक है। जिसमें पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा था, नगर पंचायत, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, नगर, हाँ नगर वाला किससे रिलेटेड है ना। जो नगर कमेटी है वो किस में आती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही आती है, नगर पालिका में आती है, ठीक है। चलिए तो 44 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोबाइल कोड, ठीक है। मोबाइल कोड कौन सा था, जो कहीं ना कहीं मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। मोबाइल कोड उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो चूज द करेक्ट आंसर बताना है। तो मोबाइल क्या हो गया, मोबाइल मतलब मूविंग, एक प्लेस से दूसरी प्लेस। तो हमें क्यों इस कोड को मोबाइल करना पड़ रहा है, बिकॉज जो रिमोट एरियाज होते हैं, जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ जो लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता है, वो लोग कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो कोर्ट उनके पास जाएगा। तो उससे रिलेटेड चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। अंडर मोबाइल ई कोर्ट प्रोजेक्ट, जो मोबाइल वैन्स है उनके पास फैसिलिटीज होगी कोर्ट रूम्स की, कंप्यूटर प्रिंट की, इंटरनेट कनेक्टिविटी की, ताकि वो विजिट करे बीच में। तो ये तो ऑप्शन ही आपको देख के लगना चाहिए कि भाई ये हमें समझा रहे हैं, ये हमें समझा रहे हैं, तो ये आंसर तो आपको सही है, ठीक है। मोबाइल कोर्ट यही तो होगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड थोड़ा टफ हो सकता है। आइडिया जो है डिलीवर करना जस्टिस का, डोर स्टेप्स तक देना है लोग, जो पब्लिक है उन्हें, जो कहाँ पे रह रहे हैं, रिमोट एरियाज में रह रहे हैं। ये मुझे लगता है आपकी भाई सेंस ऑफ ह्यूमर पे बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, इसका आंसर तो आपको दोनों ही लगाना है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम में भी बैठूंगी, आप बैठेंगे तो आपको ये तो पढ़ के समझ आ रहा है, ठीक है। इसमें एलिमिनेशन मेथड की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। चलिए 45 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल कैन बी इनवाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट। किसको अधिकार होता है कि वो पार्लियामेंट में बोल सके, ये भी इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी के इजी है, नो डाउट, है ना। ये तो आप सबको पता है, किसको अधिकार होता है, सबको पता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो है उनको अधिकार होता है, ठीक, गवर्नर को नहीं होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नहीं बोल सकते, ऑडिटर जनरल नहीं, कैग को भी नहीं होगा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को जो है अधिकार होता है कि वो बोल सकते हैं, वो क्योंकि एक चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट के, ठीक है, उनको बोलने का अधिकार होता है,
ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोकसभा के सेशन में अंडर आर्टिकल 88, ठीक है, अंडर आर्टिकल 88। आपको पता है पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे याद होते हैं? कम से कम 10,000 क्वेश्चन लगाने के बाद, मल्टीपल क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने के बाद, पॉलिटी कम से कम 25 से 30 बार लक्ष्मीकांत रटने के बाद। मतलब लक्ष्मीकांत ऐसा है, अब तक का मैं उसको ग्रंथ ही बोलूंगी कि कम से कम आपने उसको 25 से 30 बार घोल के, जैसे पानी में घोल के पी लेते हैं ना, इतनी बार तो मैंने खुद देखी है उसे। मतलब आपको तब जाके, तब भी जब भी आप पढ़ेंगे तब भी आपको लगेगा ये छूट गया है, ये रह गया है, ये हमने पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद 10,000 क्वेश्चन कम से कम लगाने के बाद जो है ये हमें चीजें याद रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन, उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन जो है उससे रिलेटेड हमें करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। स्टेटमेंट दी है, सबसे पहले आप देखिए उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन जो है कब एग्जिस्टेंस में आया था? क्या 13 मई 2013 में क्या वो एग्जिस्टेंस में आया था? यस, ठीक है, 2013 में एग्जिस्टेंस में आया था, यस, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव था ये, ठीक है, उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन का, वो ये था कि ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी देंगे, ठीक है, गवर्नेंस के अंदर। हाँ ठीक है, स्टेटमेंट भी खुद ही बोल रही है, हाँ भाई दोनों ही सही है हम, है ना। चलिए, कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिकी स्टेटमेंट्स नहीं थी ये, बच्चे बस स्टेटमेंट देख के डर जाते हैं, पर थी नहीं। बस आपको थोड़ा वो डेट याद होनी चाहिए, वैसे तो ये सबको याद होनी चाहिए। उत्तराखंड में जितने भी हमारी बॉडीज हैं इन सबकी डेट हमें याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द रोल ऑफ स्पीकर, का भी प्रोटेम स्पीकर का भी स्टेट असेंबली में मोर देन वंस इन उत्तराखंड, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन आ गया कि आपको स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर दोनों रोल उन व्यक्ति ने अपनाए हैं एक से ज्यादा बार, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा, जो मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं, ठीक है, चलिए आंसर जैसे नहीं आता है, हम में से बहुत लोगों को नहीं आ रहा है, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड अगर मैं लगाऊं तो मुझे इतना पता है यार, ये प्रकाश पंत तो थे स्पीकर, ठीक है, ठीक है, ये जो प्रकाश पंत जो थे ये हमारे स्पीकर नहीं, ये जो प्रकाश पंत थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना। ये तो पता है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकते, ठीक है, एक बार के लिए हटा भी दी। और जो अजय भट्ट हैं ये अभी इलेक्ट हुए हैं, है ना, और ये कहीं ना कहीं सेंट्रल पोजीशन इनको मिली है, जो एक मिनिस्ट्री ने मिली है, मिनिस्ट्री फॉर स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डिफेंस एंड टूरिज्म इनको मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो कहीं ना कहीं मैं इनको भी एलिमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है। अब बच्चे मेरे पास दो ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ठीक है, हरबन कपूर और गोविंद सिंह। तो कहीं ना कहीं मेरा जो ध्यान है, अब मैं गोविंद सिंह जो है ये भी स्पीकर रहे थे एक टाइम पे, ठीक है, ये भी स्पीकर रहे थे, आप तुक्का मार सकते हैं, पर ये देखिए आप, ये स्पीकर तो थे लेकिन ये प्रोटेम स्पीकर नहीं रहे, ठीक है। तो इसका आंसर हरबन कपूर है, ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन मेयर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन उत्तराखंड 2013 में, ठीक है, 2006। फर्स्ट एशियन मेयर कॉन्फ्रेंस जो है उत्तराखंड में कहाँ पे हुई थी? 2006 में, है ना। तो इसका जो है आप आंसर लगाइए, कहाँ पे हो सकता है? 2006 की बात अगर ये चल रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे तो हमारा उत्तराखंड डेवलप ही हो रहा था, तो मेन सिटी वहाँ पे मेनली हमारी देहरादून ही हुई होगी, है ना। मसूरी हो सकता है, आप एक बार के लिए ऋषिकेश हरिद्वार एलिमिनेट भी कर दे, तो जो कैपिटल थी वो तो देहरादून थी, तो उस पर भी अगर हम मार्क करके आते हैं कैपिटल पे, अगर मैं ध्यान दे जाऊँ तो इसका आंसर देहरादून ही है। 49 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन बाय द पंचायत, ठीक है, पंचायत के द्वारा कौन सा रिकॉर्ड जो है मेंटेन नहीं किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे, आर्टिकल रट के गए, क्वेश्चन आ गया ये, है ना, पंचायत उन्होंने मेंशन कर रखा है क्योंकि, तो कौन सा रिकॉर्ड वो मेंटेन नहीं करते हैं। चलिए, तो एक बार के लिए मैं देखूंगी, अगर मैं पंचायत में आ जाती हूँ, ठीक है, अपना आपको ना फटाफट उस रोल में लिया होगा, जब भी क्वेश्चन ऐसे जो साइंस वाला क्वेश्चन होता है ना, जिसमें हमें थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना होता है, अगर मैं पंचायत में होती तो मुझे इतना पता है कि हाँ, फैमिली रजिस्टर तो मुझे करना ही पड़ेगा, है ना, फैमिली का रजिस्टर करना ही पड़ेगा, वरना किस काम के पंचायत है हम।
अगर हमें यही नहीं पता कितने लोग हमारे एरिया में रह रहे हैं, है ना, उनका रजिस्टर, फिर उनका बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन भी हमें पता चले कितने लोग अभी जन्मे हैं, कितने मरे हैं, इनका भी रजिस्ट्रेशन मेरे पास होना चाहिए, हम पंचायतों के पास होना चाहिए, है ना। तभी तो पॉलिसी मेकिंग थोड़ा हम स्कीम बता सकते हैं गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रांट रजिस्टर मतलब कि कितना हमें जो है मिला है, मतलब लोगों से हमें जो ग्रांट मतलब होता है तोहफे, एक तरीके से जो जैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे पैसे दे देती है विकास करने के लिए, जाइए आप डेवलपमेंट करिए, इतने पैसे हम आपको दे रहे हैं, ग्रांट में दे रहे हैं, तो इसका रिकॉर्ड पंचायत रखेगी ना, अगर उनको मिल रहे हैं तो वही तो रखेंगी। तो उसके बाद ऑप्शन क्या बच गया, हेल्थ रजिस्टर। क्या पंचायत ये देखेंगे आपकी सेहत कैसी है, इसका डिपार्टमेंट, ठीक है, इतना सारा डिपार्टमेंट दे दिया है, तो एक बार के लिए हम करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं ए, ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, करेक्टली मैच्ड जो है हमें बताना है। सबसे पहले आप देखिए क्या चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन क्या नित्यानंद स्वामी रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं, फाइनेंस कमीशन ये नहीं है, ठीक है, ठीक है, करेक्टली मैच बताना है तो 1 तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। फिर फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तराखंड क्या नंदा वल्लभ तिवारी रहे हैं, ठीक है। थर्ड है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड क्या इंदु कुमार पांडे थे, ठीक है, ये भी आपको पता है कि ये नहीं है, फर्स्ट सीएम ये नहीं थे, ठीक है। ये कौन थे, ये फर्स्ट एडवोकेट जनरल थे, ठीक है, फर्स्ट एडवोकेट जनरल ये थे, ठीक है। और जो नंदा वल्लभ तिवारी थे ये थे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये थे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और जो ठीक है, तो इसका आंसर आप देखिए, जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी उत्तराखंड की वो मार्गरेट अल्वा, यस, ठीक है, जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी उत्तराखंड की वो थी मार्गरेट अल्वा। नित्यानंद स्वामी, ठीक है, और नित्यानंद स्वामी आपको पता है ये थे हमारे फर्स्ट सीएम। तो अब देखिए हमने अब तक 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, हमने इसका एनालिसिस किया है। आप में से जितने बच्चे अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोचिए आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आप इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितने उत्साह से आप काम कर रहे हैं, वो आप यहीं पे जज कर लीजिए अपने आप को, है ना, कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप, क्योंकि जो यूकेपीएससी है, पीसीएस वाला जो एग्जाम है थोड़ा मैराथन वाला काम है ना, इसमें आप ग्रुप सी की तरह नहीं होता, जैसे आप ग्रुप सी का भी एग्जाम देंगे जिसमें आपको 1 डे एग्जाम देना होता है ना, हो गया खत्म, रेस हुई 1 दिन की और हो गया, रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें मैराथन है, प्री मीन्स इंटरव्यू, तो मैराथन की तरह ही हमें चलना है। अगर आप अब तक पेशेंटली इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पेशेंस, वो क्वालिटी है, कहते हैं ना कि जब कुछ बनना चाहते हैं तो वो क्वालिटीज पहले आपको अपने अंदर लानी पड़ती है। ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ऑफिसर वाली क्वालिटीज हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी, पेशेंस हमें लाना पड़ेगा, तभी हम इस एग्जाम को कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब जितने भी बच्चे हैं आप में से आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।